जिनसे क्या बनता है, फ्लावर बनता है। और क्यों बनता है, अब जब ऐसे गेट के अंदर से घुसा तो मुझे कुछ और लोग मिले जिन्होंने बहुत रंगीन कपड़े पहन रखे। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर इज द करेक्ट आंसर, जिसको हम मोनोइशियस भी बोल सकते हैं। याद रखना बेटा, गेमेटोफाइट ने भी माइटोसिस किया था कि फ्लावर होता क्या है, उसके अंदर कौन कौन से वर्ल्स है, कौन कौन से गुच्छे देखने को मिलते हैं। हाँ तो बेटा जी, वेलकम टू हरिव्यान, जहां हमारी पूरी टीम आगे पढ़ाई को बेहतर करने के लिए लेकर आती है पर्सनलाइज्ड और इंटरेक्टिव लेक्चर्स। तो बेटा आज हम नया चैप्टर चालू कर रहे हैं अपने 12th का, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब ये जो चैप्टर है बेटा, ये पूरा का पूरा बेस्ड है फ्लावर। किस पे? फ्लावर पे। पूरा का पूरा किस पे बेस्ड है? फ्लावर पे। और जो फ्लावरिंग प्लांट्स है, इसका मतलब क्या मतलब बेटा? फ्लावरिंग प्लांट्स इसका मतलब है एंजियोस्पर्म्स। क्या? एंजियोस्पर्म्स। तो ये फ्लावर में बेस्ड क्यों है? क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो उसके लिए क्या चाहिए? सेक्सुअल ऑर्गन चाहिए। और ये जो फ्लावर है, जो फ्लावर होता है, ये क्या है बेटा? ये सेक्सुअल ऑर्गन है। क्या है? सेक्सुअल ऑर्गन है किसका? प्लांट्स का। प्लांट्स में भी किसका? एंजियोस्पर्म्स का। किसका बेटा? एंजियोस्पर्म्स का। तो आओ आज का लेक्चर शुरू करते हैं और देखते हैं क्या होता है ये भाई। ये फ्लावर, फ्लावर क्या है बेटा? फ्लावर इज नथिंग बट अ सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। और ये मॉडिफाइड शूट होती है। क्या होती है? मॉडिफाइड शूट। मतलब स्टेम को के मॉडिफिकेशन से बनता है क्या? हमारा फ्लावर। तो फ्लावर क्या है? अब जैसे कि एक बात को समझ आता, अ फ्लावर इज अ मॉडिफाइड कंडेंस्ड शूट टू परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, जिनको हम क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं। देयर आर मेनी स्ट्रक्चरल एंड हार्मोनल चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन फॉर्मेशन ऑफ द फ्लावर। अब यहां से एक बात समझो बेटा, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में प्यूबर्टी के आने के बाद सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप होते हैं, और ये चेंज कैसे होता है? स्ट्रक्चरल एंड हार्मोनल चेंजेस के बाद होता है। सेम उसी तरीके से प्यूबर्टी आती है फ्लावरिंग प्लांट्स में। किसमें? फ्लावरिंग प्लांट्स में। इसको हम फ्लावरिंग स्टेज बोलते हैं। मतलब अगर मैं ये बोलूं कि ह्यूमंस की प्यूबर्टी एंड प्लांट्स की, फ्लावरिंग प्लांट्स की फ्लावरिंग स्टेज बराबर है, तो क्या बात गलत होगी? नहीं ना, सेम होगी। तो फ्लावरिंग स्टेज के टाइम पे क्या होता है? उसमें स्ट्रक्चरल एंड हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिनसे क्या बनता है? फ्लावर बनता है। और क्यों बनता है? फ्लावर क्या है? उनका सेक्सुअल ऑर्गन है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और आगे बढ़ते हैं। दीज चेंजेस लीड टू द मॉडिफिकेशन ऑफ द फ्लोरल प्राइमोडियम। इसका फ्लोरल प्राइमोडियम के चेंजेस होते हैं, दस द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट वर्ल्स ऑफ द फ्लावर। अब जो फ्लावर है बेटा, इसमें डिफरेंट सेट्स है, डिफरेंट गुच्छे बने हुए हैं जो आपस में अरेंज होते हैं। किसमें? फ्लावर प्राइमोडियम में। अब आपको फ्लावर देखते हैं कि फ्लावर होता क्या है, उसके अंदर कौन कौन से वर्ल्स है, कौन कौन से गुच्छे देखने को मिलते हैं। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 वर्ल्स। मतलब कितने इसमें गुच्छे, कितने सेट्स है? 4 सेट्स हमें देखने को मिलेंगे। ऑफ फ्लावर अपेंडेजेस अटैच्ड ऑन द रिसेप्टिकल। कहां पे अटैच्ड है? रिसेप्टिकल के। जो फ्लावर के नीचे एक छोटा सा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर ग्रीन कलर का देखने को मिलता है आपको, ये इसको हम बोलते हैं रिसेप्टिकल। इसके ऊपर ही फ्लावर के सारे पार्ट्स क्या है? अरेंज होते हैं। और इसमें टोटल 4 पार्ट्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम एंड गाइनोशियम। कितने पार्ट बेटा? टोटल 4 पार्ट। कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम एंड गाइनोशियम। और इनको थोड़ा सिंपल फॉर्म में बोलूं, थोड़ा सिंपल फॉर्म से मैं बोलूं तो यहां देखो, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर ग्रीन का दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं? सेपल। और ये जो पिंक कलर का खूबसूरत सा दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं पेटल। और ये साइड में जो छोटे से छेद दिख रहे हैं आपको, ये वाले, ये है आपके स्टेमन। और ये बीच में ये है आपका कार्पल, जिसको पिस्टिल भी कहा जाता है। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, सर यहाँ पे तो 4 अलग नाम दिए, पर आपने 4 अलग नाम पढ़ाए। बेटा कुछ भी नहीं, सिंपल समझो, ये सिंपल नाम और ये थोड़े पढ़े लिखे नाम। मतलब कि जो हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं, कॉमन लैंग्वेज में जो बोलते हैं, उनको इनको बोलते हैं सेपल, पेटल, कार्पल, पिस्टिल या फिर स्टेमन। वहीं पे थोड़ा पढ़ा लिखा वर्ड क्या है इसका? कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम एंड गाइनोशियम। तो यहाँ पे ये बात समझो बेटा, जो सेपल है इसका पढ़ा लिखा नाम है कैलिक्स। क्या नाम है? कैलिक्स है। मतलब सेपल्स को हम क्या बोलते हैं? कैलिक्स भी बोलते हैं। वहीं पेटल को हम कोरोला भी बोलते हैं। वहीं स्टेमन को हम एंड्रोशियम भी बोलते हैं।
वहीं पे कार्पेल या पिस्टिल को हम गाइनोशियम भी बोलते हैं। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे जो सेपल है या इसको हम कैलिक्स बोल रहे हैं, ये प्रोटेक्टिव पार्ट है। कैसा है? प्रोटेक्टिव पार्ट है। वहीं पे पेटल क्या? फ्रेग्रेंस से भरा हुआ है, कलरफुल पार्ट है। और ये जो एंड्रोशियम है या जिसको हम स्टेमन बोल रहे हैं, ये इसका मेल पार्ट है। क्या है बेटा? मेल पार्ट है। वहीं पे जो गाइनोशियम है, ये इसका फीमेल पार्ट है। तो टोटल 4 वर्ड्स अपन ने देखे हैं। कौन कौन से? सेपल या फिर इसको हम कैलिक्स बोलते हैं, जो सबसे आउटर है, ग्रीन कलर का है, सबसे आउटर है। उसके अंदर क्या देखने को मिला आपको? पेटल, कोरोला जो कलरफुल होता है, फ्रेग्रेंस भी देखने को मिलती है इसमें। फिर स्टेमन, एंड्रोशियम जिसको हम मेल पार्ट बोलते हैं। वहीं पे कार्पेल, पिस्टिल, गाइनोशियम या फिर जिसको हम फीमेल पार्ट भी बोलते हैं, है ना बेटा। तो आओ आगे बढ़ते हैं और एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। और जो पार्ट अपन ने पढ़े, ये चारों पार्ट, ये एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। ठीक है, तो पहले तो बताओ 4 पार्ट थे क्या? सबसे आउटर में प्रेजेंट था सेपल, जिसको हम कैलिक्स भी बोलते थे, राइट? ये बात तो क्लियर होगी। दूसरा पार्ट क्या था बेटा? पेटल, जिसको हम कोरोला भी बोलते थे, जो इसके जस्ट अंदर आता था, जो कैसा था बेटा? कलरफुल था, साथ ही साथ उसमें फ्रेग्रेंस भी थी। उसके अंदर क्या था बेटा? स्टेमेन, और इसका पढ़ा लिखा नाम क्या था बेटा? एंड्रोशियम। और चौथा आपका कार्पेल, और इसका पढ़ा लिखा नाम बेटा गाइनोशियम। ठीक है। अब जैसे मैंने आपकी से वादा किया कि मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा और इस पूरे पार्ट को ठीक से समझाऊंगा। तो स्टोरी ये है बेटा कि मेरे एक दोस्त की अभी रिसेंटली में शादी हुई और मैं उसकी शादी में जा नहीं पाया, तो भाई ने मेरे को अपने रिसेप्शन में बुलाया। तो वहां जाकर मैंने एक चीज नोटिस करी कि जिससे मेरी पहली मुलाकात हुई, उसके गेट पे, ये जो गेट था, इस गेट पे मुझे एक बंदे से मुलाकात हुई, जिसने मुझसे ये चेक किया कि भाई आपके पास इनविटेशन कार्ड है कि नहीं। वो क्या था? वो था वहां का सिक्योरिटी गार्ड। कौन था? सिक्योरिटी गार्ड। और अगर आपने कभी भी नोटिस किया होगा तो जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं बेटा, उनके कलर, उनके जो ड्रेस का कोड होता है, वो हल्का ग्रीनिश रहेगा, ग्रेइश ग्रीनिश या किसी भी कलर का ग्रीनिश का ही शेड रहेगा। तो जो सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे काम कर रहा है प्रोटेक्शन का, वही काम सेपल्स एंड कैलिक्स जो कि ग्रीन कलर के होते हैं, किस कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं, वो भी क्या करते हैं? सिक्योरिटी करते हैं। मतलब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल। मतलब हमारा जब फ्लावर बड स्टेज पे था, तब बड स्टेज पे था, उस टाइम पे सेपल्स और कैलिक्स क्या कर रहे थे? उसकी प्रोटेक्शन कर रहे थे। क्या कर रहे थे बेटा? प्रोटेक्शन कर रहे थे। और जब मैं गेट से अंदर घुसा, अब जब ऐसे गेट के अंदर से घुसा, तो मुझे कुछ और लोग मिले जिन्होंने बहुत रंगीन कपड़े पहन रखे। क्या? बहुत ही रंग बिरंगे कपड़े पहन रखे थे भाई, और बहुत ज्यादा इत्र लगा रहा, बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस दे रहे थे। ये कौन थे? ये मेरे जो दोस्त है, जो मेरा दूल्हा है, ये दूल्हे के दोस्त थे। और याद रखना, इनसे मुलाकात करने से एक बात अपन को ये नोटिस हो रही है कि जैसे ही मैं सिक्योरिटी गार्ड को पास करके आगे बढ़ा, मुझे कौन मिलता है? पेटल मिलता है, जो हमेशा कलरफुल होता है और फ्रेग्रेंस होता है। और वैसे भी बात सही है, दूल्हे के दोस्तों से ज्यादा इत्र कौन ही लगाएगा, है कि नहीं? उसके अंदर जब मैं पहुंचा, तो वहां पे कहीं मुझे मेरे दोस्त के घर वाले भी, कौन? मेरे दोस्त के घर वाले, मतलब ये था मेल पार्ट, जहां सब उसके मम्मी पापा भाई बहन बैठे हुए थे। तो जैसे ही आप पेटल एंड कोरोला को पास ऑन करोगे, आपको किससे मुलाकात होगी? स्टेमन या फिर कह सकते हैं एंड्रोशियम से, जो कि क्या होता है बेटा? मेल पार्ट होता है। और इस कहानी में जो ये पूरे चैप्टर में कहानी चलती जाएगी, मैं आपको पूरी मुलाकात कराऊंगा एंड्रोशियम या फिर कह सकते हैं अपने मेल या फिर दूल्हे की माँ से, उसकी मौसी से, सबसे मुलाकात कराऊंगा। बेफिक्र रहना बेटा, है ना। उससे अंदर जब पहुंचा, तो मेरी मुलाकात हुई एक खूबसूरत लड़की से, जो यहाँ पे दुल्हन थी, और साथ ही साथ उसकी पूरी फैमिली से भी मुलाकात हुई। और यहाँ पे हमारी दुल्हन कौन है? कार्पेल या कह सकते हैं गाइनोशियम, जो कि क्या है बेटा? फीमेल पार्ट है। और जैसा मैंने कहा कि ये कहानी पूरे चैप्टर में चलती जाएगी, और मैं आपको फीमेल पार्ट में या कह सकते हैं फीमेल के पूरे परिवार से मिलाऊंगा। क्या? इस दुल्हन के पूरे परिवार से मिलाऊंगा, इसकी बहनों से मिलाऊंगा, इसके फूफा जी से मिलाऊंगा, इसके चाचा चाची दादा दादी, सबसे मुलाकात अपन करेंगे। पर हाल फिलहाल के लिए हम ये समझ लेते हैं कि सबसे पहले हम जाते हैं तो किससे मुलाकात होती है? सिक्योरिटी गार्ड से, जो कि हमारा सेपल या कैसे कलेक्ट था। फिर हमें हमारी मुलाकात किससे हुई? दूल्हे के दोस्तों से थी। और ये दूल्हे के दोस्त क्या होते हैं? बहुत ज्यादा इत्र लगाते हैं, बहुत ज्यादा कलरफुल कपड़े पहनते हैं, जो कि क्या है? पेटल एंड कोरोला है। उसके अंदर क्या? दूल्हे के घर वाले देखने को मिले। दूल्हे के घर वाले मतलब मेल पार्ट। उसके अंदर दुल्हन का घर, उसके अंदर दुल्हन के घर वाले देखने को मिले, या कह सकते हैं
फीमेल पार्ट हमें देखने को मिला। तो आई होप ये स्टोरी आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ गई होगी और आप इसको दिमाग में बैठा के रखेंगे। तो अब बेटा जो कहानी अपन ने सुनी उसको अब थोड़ा सा डायग्राम के फॉर्म में भी देख लेते हैं। तो बेटा जो मैंने पहले बताया था कि ये रिसेप्टिकल होता है, क्या होता है? रिसेप्टिकल होता है। क्या होता है बेटा? रिसेप्टिकल होता है। ये क्या बेटा? रिसेप्टिकल है। और रिसेप्टिकल जो बेटा, जो रिसेप्टिकल है, इसमें क्या बात अपने समझी थी कि इसके ऊपर अरेंज रहता है पूरा का पूरा फ्लावर। क्या? पूरा का पूरा फ्लावर अरेंज रहता है। इसके ऊपर ये क्या था बेटा? ये थे सेपल, जिनको हम क्या बोलते थे? कैलिक्स भी बोलते थे, जो कि हमारे सिक्योरिटी गार्ड थे। उसके जस्ट अंदर जैसे पहुंचते तो हम क्या देखते थे बेटा? दूल्हे के दोस्त, जिनको हम क्या बोलते थे? पेटल, या जिनको हम कोरोला भी कह सकते थे। उसके अंदर दूल्हे का घर, इसको हम क्या बोलते थे बेटा? स्टेमन कहते थे। साथ ही साथ हम इसको और क्या बोल सकते हैं? एंड्रोशियम भी बोल सकते हैं, क्योंकि एंड्रोशियम ही तो इनका पढ़ा लिखा नाम है। हाँ या ना? उसके अंदर बेटा, उसके अंदर हमें कार्पल देखने को मिलते हैं, और कार्पल को हम क्या बोल सकते हैं? गाइनोशियम भी बोला जा सकता है। अब यहां से एक बात समझ लगता है, यहां से एक छोटी सी बात और लेते चलो, दिमाग में रखते चलो, कि जब हम ये बातें पढ़ते हैं तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों ही एक ही फ्लावर में, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल कंडीशन। कौन सी कंडीशन बोलते हैं बेटा? बाइसेक्सुअल कंडीशन बोलते हैं, जिसमें मेल पार्ट साथ में फीमेल पार्ट दोनों ही। पर क्या हमेशा ऐसा होगा? हो सकता है सिर्फ मेल पार्ट प्रेजेंट हो, तो ऐसे फ्लावर्स को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। इसमें दोनों पार्ट अलग होंगे, मतलब एक पार्ट क्या होगा? मेल। अगर सिर्फ मेल प्रेजेंट है तो मेल फ्लावर कहलाएगा, अगर सिर्फ फीमेल प्रेजेंट है तो क्या कहलाएगा? फीमेल फ्लावर कहलाएगा। अब इसको कहने का एक और तरीका है, जैसे कि इनके दूसरे नाम है, कह सकते हैं इनके पढ़े लिखे नाम है, वैसे इनका भी एक पढ़ा लिखा नाम है। वो क्या है बेटा? एक है नाम है मोनोएशियस, और एक नाम है डायोसियस। ठीक है, दो नाम है। अब यहां से एक बात समझ लगता, बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब एक बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन, एक बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन। यहाँ पे एक बॉडी में एक ही सेक्स ऑर्गन, मतलब हमारा जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, जो कहने का तरीका है, ये जो बाई और यूरी वर्ड है, ये किसके हिसाब से बोला गया है? सेक्स ऑर्गन के बेसिस पे। बॉडी में अगर दोनों सेक्स ऑर्गन है तो क्या कहलाएगा? बाइसेक्सुअल फ्लावर। वहीं पे अगर एक एक सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है वो क्या कहलाएगा? यूनिसेक्सुअल। पर ये जो वर्ड है पढ़े लिखे वाले, ये थोड़ा सा हमें कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पे समझना बेटा कि जो मोनोएशियस बॉडी, मोनोएशियस का मतलब ये होता है कि बॉडी ही एक क्रिएट हुई। क्या? बॉडी ही एक क्रिएट हुई, मतलब एक ही बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन, है ना? तो ये तरीका किसके हिसाब से है? बॉडी पे, कि बॉडी कितनी क्रिएट। यहाँ पे बॉडी एक, दोनों मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर। यहाँ पे बॉडी दो, एक एक बॉडी ये, एक बॉडी ये, है ना? तो ये तरीका किसके हिसाब से बोला जाता है? किसके हिसाब से? बॉडी के हिसाब से। और वहीं पे यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल किसके हिसाब से बोला जाता है? सेक्स ऑर्गन कितने हैं बॉडी में, उस हिसाब से बोला जाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। और अगर इसके बाद भी याद नहीं होता है तो कोई बात नहीं, सूरज सर आपको एक याद करने का तरीका लेके जाएंगे। ये याद रखना बेटा कि सूरज सर की सिर्फ एक ही बहन थी। कितनी बहन थी? सूरज सर की सिर्फ एक ही बहन थी, मतलब यूनी मतलब वन, डी मतलब दीदी। सूरज सर की कितनी दीदी थी? एक ही दीदी थी, तो यूनी डी। अगर ये याद कर लिया तो ये अपने आप याद हो जाएगा, है ना बेटा? तो इस बात को दिमाग में रखेंगे और ध्यान रखेंगे, है कि नहीं? हाँ तो बेटा आओ अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातें करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आगे कुछ और बातें करेंगे। अब एक बात ये है बेटा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या बात है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये हमें बहुत जगह पे देखने को मिलती है, पूरे प्लांट किंगडम में देखने को मिलती है, पूरे के पूरे प्लांट किंगडम में देखने को मिलती है। व्हाट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पहले तो समझो। हाँ तो बेटा जी, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब क्या होता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स इज अ काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इन विच two distinct generation of plant oscillate between haploid and diploid phase। अब आई होप कि आपको हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का मतलब समझा पता है। हैप्लॉइड का मतलब बेटा सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब अगर इसके पास क्या है? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, या कह सकते हैं एन कंडीशन है। वहीं डिप्लॉइड का मतलब क्या है बेटा? टू एन कंडीशन है। कैसे? टू एन कंडीशन। अब प्लांट्स में दो डिफरेंट फेज देखने को मिलती है। एक फेज को हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। क्या बोलते हैं बेटा? स्पोरोफाइट, जो कि 2n होती है। तो होती है 2n होती है। वही दूसरी फेज को हम बोलते हैं गैमेटोफाइट जनरेशन, जो कि n होती है। और इन दोनों के बीच में ही उनकी लाइफ साइकिल ऑसिलेट होती रहती है, बार बार रिपीट होती रहती है। मतलब
स्पोरोफाइट से बार बार गेमेटोफाइट बनेगा, गेमेटोफाइट से बार बार स्पोरोफाइट बनेगा। इसी को हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या बोलते हैं बेटा? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जैसे कि जो स्पोरोफाइट है वो ये सारे क्या है? दूल्हे के घर वाले, ये दूल्हा, इन्हीं में कहीं दूल्हा होगा। ये क्या पार्ट है बेटा? स्टेमेन का पार्ट है, जिसको हम एंड्रोशियम भी बोलते हैं, है ना। और ये इकलौता दुल्हन का घर है, जिसको हम गाइनोशियम भी बोलते हैं, और कार्पल भी कहा जाता है कि नहीं बेटा? अब इतनी बात तो हमने जान ली। अब एक बात समझो, ये जो फ्लावर है इसमें मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है। थोड़ी कहानी से आगे बढ़ते हैं, पर इसमें मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। जब ऐसा होता है कि इसमें मेल पार्ट भी है साथ ही साथ फीमेल पार्ट भी है, तो ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं बेटा बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर वो सिंगल होता, आइदर मेल, कि इसमें सिर्फ मेल पार्ट होता, गेमेटोफाइट बनेगा। एक बात और याद रखना बेटा, स्पोरोफाइट स्पोरेंजियम के थ्रू मियोसिस करके क्या बनाते हैं? स्पोर बनाते हैं। स्पोरोफाइट स्पोरेंजियम के थ्रू मियोसिस करके क्या बनाएंगे? स्पोर बनाएंगे। और याद रखना 2n से क्या बना रहे हैं? मियोसिस की वजह से क्या बना रहे हैं? n बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? मियोसिस की वजह से n बना रहे हैं। वहीं पे गैमेटोफाइट्स गैमेटोफाइट्स n कंडीशन पे है और वापस से क्या बना रहे हैं? गैमीट्स बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? गैमीट्स बना रहे हैं। पर क्या n/2 हो रहा है क्या? नहीं, n ही है। मतलब कि ये माइटोसिस कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? माइटोसिस कर रहे होंगे। तो ये और डिफरेंस मिला हमें कि स्पोरोफाइट क्या करते हैं? मियोसिस करके स्पोर बनाते हैं। वहीं पे गैमेटोफाइट क्या करते हैं बेटा? माइटोसिस करके ही क्या बनाते हैं? गैमीट्स बनाते हैं, जो बाद में गैमीट्स मिलके क्या बना देते हैं? फर्टिलाइजेशन करते हैं और क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। ये पूरी साइकिल अपन याद रखेंगे, इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे डिटेल में। डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम स्पोरोफाइटिक जनरेशन के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। जो बातें अपन ने वैसे समझ ली हैं, बस उनको एक बार फिर से रिवीजन मार दिया जाए, है ना। स्पोरोफाइटिक जनरेशन क्या होती है बेटा? अ स्पोरोफाइट इज द रिजल्ट ऑफ टू हैप्लॉइड गैमीट फ्यूजिंग टुगेदर टू मेक डिप्लॉइड जाइगोट। याद करो, जाइगोट बना था दो अलग अलग गैमीट के फ्यूज होने से। मतलब n और n कंडीशन के गैमीट्स मिलके क्या बना रहे थे? 2n का जाइगोट बनाया था। और इसी जाइगोट ने बाद में जाके क्या बना दिया था? स्पोरोफाइट, है ना। जाइगोट अंडरगो अ सीरीज ऑफ माइटोसिस। अब याद रखना, गैमीट्स को बनाने के लिए गैमेटोफाइट ने क्या किया था? माइटोसिस किया था। पर क्योंकि एक सिंगल सेल बनी है जाइगोट में और उसको पूरी स्पोरोफाइट मतलब एक पूरी बॉडी क्रिएट करनी है, तो वापस माइटोसिस करेगा और नंबर ऑफ अपने नंबर को इंक्रीज करेगा, है ना। याद रखना बेटा, गैमेटोफाइट ने भी माइटोसिस किया था, पर जाइगोट भी माइटोसिस करके अपना नंबर इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? नंबर इंक्रीज कर रहा है, रिजल्टिंग इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। पूरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी को बनाने के लिए उसने क्या किया है? माइटोसिस किया। क्या किया बेटा? माइटोसिस किया। अपॉन मैच्योरिटी the sporophyte forms sporangia which is the reproductive organ। और इसी reproductive organ को हम at last बाद में मतलब इन द अगर अपने एंजियोस्पर्म्स में देखें क्या बोल सकते हैं? ये फ्लावर है। हमारे एंजियोस्पर्म में यही स्पोरेंजिया क्या है? फ्लावर है। the spore mother cell in sporangia undergo meiosis और क्या करेगी? स्पोर बनाएगी। पर कैसे? हैप्लॉइड स्पोर। याद रखो, स्पोरोफिटिक जनरेशन होती 2n कंडीशन पे है, पर उससे जो स्पोर्स बनते हैं वो क्या बनते हैं? n बनते हैं। रीजन क्या है? उसके अंदर क्या हो जाता है? मियोसिस हो जाता है, जो 2n कंडीशन को n कंडीशन में कन्वर्ट कर देता है कि नहीं बेटा। अब आओ अपन गैमेटोफाइट वाली जनरेशन को भी देख लेते हैं। गैमेटोफाइट वाली जनरेशन मुझे याद आ रही है, स्पोर से बनी थी, n से वापस n बनी थी और उसने माइटोसिस करके क्या क्रिएट किए थे? गैमीट्स क्रिएट किए थे, जो बाद में फर्टिलाइज होकर क्या बना रहे थे? जाइगोट बना रहे थे। तो गैमेटोफाइट क्या बेटा? गैमेटोफाइट इज द नेक्स्ट जनरेशन इन द अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। स्पोरोफाइट पढ़ा अपन ने, उसके बाद कौन सी जनरेशन आती है? गैमेटोफाइट जनरेशन। द स्पोर्स आर न्यूली क्रिएटेड एंड पोजेस हाफ ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिजम्स डीएनए। अब क्योंकि क्योंकि याद रखना बेटा, जो स्पोर बने हैं वो मियोसिस के थ्रू बने हैं, जो कि 2n था उसको n में कन्वर्ट कर दिया गया। मतलब कि ये अगर पेरेंट बॉडी जिसमें मियोसिस हुआ, ये पेरेंट बॉडी है, तो इसका हाफ डीएनए ही आया है। क्या आया? हाफ डीएनए। पूरा डीएनए नहीं आया, हाफ डीएनए आया। द स्पोर अंडरगो माइटोसिस। याद करो, माइटोसिस करता है और बाद में क्या बना देता है? गैमेटोफाइट बना देता है। क्या बना देता है? गैमेटोफाइट। द गैमीट्स आर मेड ड्यूरिंग द गैमेटोफाइट जनरेशन बाय गैमेटेंजिया। और यहाँ पे जैसे वहां पे स्पोरेंजिया बना रहा था स्पोर, यहाँ गैमेटेंजिया बनाएगा क्या? गैमीट्स को। किसके थ्रू?
माइटोसिस करके, क्या करके बेटा, माइटोसिस करके क्या क्रिएट कर देगा, गैमीट्स को क्रिएट कर देगा। ठीक है बेटा, अभी अपन आगे बढ़ते हैं, थोड़ी बात करते हैं एक अल्टरनेशन जनरेशन में ही एक टाइप है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है बेटा वो तीन पार्ट में डिवाइड हो जाती है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल अब और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर ये क्या चीज है, आपने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ा दिया, अब आप बोल रहे हो हैप्लॉन्टिक भी होता है, डिप्लॉन्टिक भी होता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी होता है। कोई बात नहीं, परेशान मत हो। मैंने जैसे आपको बात बोली थी कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में नहीं मिलता, पूरे प्लांट किंगडम में मिलता है, एल्गी में मिलता है, ब्रायोफाइटा में मिलता है, टेडोफाइटा में मिलता है, जिम्नोस्पर्म में मिलता है और एंजियोस्पर्म में भी देखने को मिलता है। और उन सब में अलग अलग प्रोसेस, हल्की से मेन प्रोसेस वही है, मेन प्रोसेस वही है कि गैमेटोफाइट होगा और स्पोरोफाइट होगा, पर कौन सा कितने टाइम तक ज्यादा होगा उसके बेसिस पे नाम है। अब जैसे कि हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक से हम ये बात समझ सकते हैं कि इसमें हैप्लॉइड होगा और हैप्लॉइड ज्यादा होगा। हैप्लॉइड से मतलब हमारा क्या बेटा, गैमेटोफाइट जनरेशन ज्यादा टाइम तक कौन रहेगी, गैमेटोफाइट जनरेशन रहेगी और बहुत छोटी देर के लिए, बहुत थोड़ी सी देर के लिए क्या बनेगा, स्पोरोफाइट जनरेशन बनेगा। यहाँ देखना ये जितना भी पिंक वाला पार्ट है ये गैमेटोफाइट की लाइफ साइकिल है, मतलब कि पूरी लगभग पूरा उसने घेर रखा है। गैमेटोफाइट में गैमेटोजेनेसिस हुआ और गैमीट्स बने, सिंगेमी या कह सकते हैं, उसी को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए जाइगोट बना और जाइगोट वापस मियोसिस करके क्या बना दिया उसने, स्पोर्स बना दिए। तो ये जो स्पोरोफाइट कंडीशन थी, ये जो स्पोरोफाइट कंडीशन थी ये बहुत थोड़ी देर के लिए हुई, इसीलिए हमने पूरी लाइफ साइकिल को क्या बोला कि ये हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल है। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा देर तक गैमेटोफाइट है उसमें, पूरी लाइफ साइकिल बहुत ज्यादा देर तक कौन है, गैमेटोफाइट है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसका बेस्ट एग्जांपल है बेटा एल्गी, और एल्गी में भी ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी आर इट्स बेस्ट एग्जांपल। अब ग्रीन एल्गी क्यों, क्योंकि ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी के कुछ एक्सेप्शंस हैं जो डिप्लॉन्टिक में हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइड चले जाते हैं, पर ग्रीन एल्गी इज द बेस्ट आंसर। अगर वैसे एल्गी ये कोई गलत आंसर नहीं है, पर हम अगर बोलना चाहें बेस्ट आंसर कौन होगा तो ग्रीन एल्गी इज द बेस्ट आंसर, है ना बेटा। आओ आगे बढ़ते हैं और एक और टाइप देखते हैं जिसको हम बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक। पहले क्या था, डिप्लॉन्टिक, अभी क्या है, पहले क्या था बेटा, हैप्लॉन्टिक, अभी क्या है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। मतलब हैप्लॉन्टिक में हैप्लॉन्टिक ज्यादा थी, मतलब एन फेज कह सकते हैं गैमेटोफाइट स्टेज ज्यादा थी कंपेयर टू स्पोरोफाइट। यहाँ पे लगभग दोनों बराबर, बिल्कुल बराबर नहीं, एग्जैक्ट बराबर नहीं, लगभग, क्या बोला मैंने, लगभग। इसमें बेटा गैमेटोफाइट कंडीशन और स्पोरोफाइट कंडीशन कोई ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत, है ना। तो जैसे कि उसके बेसिस पे जो पहले अगर हैप्लॉइड थोड़ी सी ज्यादा, थोड़ी सी मतलब अगर ये ऐसा है कि 49% एंड 51%, कैसा 49% या 51%, अगर क्या ज्यादा है, हैप्लॉइड ज्यादा है, हैप्लॉइड 51% है तो हैप्लॉइड का नाम पहले आएगा, यानी हैप्लोडिप्लॉन्टिक नाम होगा। अगर डिप्लॉइड थोड़ी सी ज्यादा है तो डिप्लोहैप्लॉन्टिक होगा। वो दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है और मिलते हैं किसमें, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा में। आप देख पा रहे हो ये लगभग लगभग बराबर है, एग्जैक्ट बराबर नहीं है, लगभग बराबर है, क्योंकि एग्जैक्ट कोई चीज नहीं हो सकती है। हो सकता है कभी गैमेटोफाइट जनरेशन ज्यादा हो जाए, कभी स्पोरोफाइट जनरेशन हो जाए, ये अलग अलग देखने को मिल सकता है, स्पीसीज टू स्पीसीज भी वेरी कर सकता है ना। लेकिन दो मेन ग्रुप में देखने को मिलता है, ब्रायोफाइटा में और टेरिडोफाइटा में। किस किस में बेटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा में। अब हमारा एक लास्ट बचा है जिसको हम बोलते हैं डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। क्या, डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। इसमें और हैप्लॉन्टिक में सिर्फ एक ही फर्क है, वहां गैमेटोफाइट, जैसे वहां पे गैमेटोफाइट ज्यादा देर तक थी, यहाँ पे स्पोरोफाइट ज्यादा देर तक रहेगी। जस्ट हल्का रिवर्स है, याद करो वहां पे पिंक वाला पार्ट ज्यादा था, ब्लू वाला कम था। यहाँ पे पिंक वाला जिसको हम यहाँ पे पिंक वाला जिसको हम गैमेटोफाइट बोलते हैं, ये स्टेज क्या है, कम है कंपेयर टू स्पोरोफाइट जो कि 2n कंडीशन है। अब 2n कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड बोलते हैं। अगर डिप्लॉइड कंडीशन ज्यादा है तो हमारी लाइफ साइकिल का नाम क्या होगा, डिप्लॉन्टिक। अब ये हमें देखने को मिलता है फ्यूकस में, और फ्यूकस हमारी ब्राउन एल्गी है बेटा, क्या है, ब्राउन एल्गी है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि हैप्लॉन्टिक में सबसे बेस्ट आंसर क्या होता है, ग्रीन एल्गी, क्योंकि ब्राउन एल्गी वगैरह के कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिल जाते हैं। और साथ में जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलेगा और एंजियोस्पर्म में भी देखने को मिलेगा। मतलब हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें कौन सी लाइफ साइकिल देखने को मिलेगी, डिप्लॉन्टिक, क्योंकि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। और फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं बेटा, एंजियोस्पर्म्स। क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म। हाँ बेटा जी, इस सवाल के साथ आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं और मैं आपसे मिलता हूं अगले लेक्चर में कुछ नए टॉपिक्स के साथ और कुछ ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।
नीट की एग्जाम भी टफ होती जा रही है आजकल, 25 लाख बच्चों ने एग्जाम दे दी है। कंपटीशन बढ़ते ही जा रहा है। हाँ यार। संदीप भैया, हम्म? YouTube पर तो बस 3-4 लेक्चर ही अवेलेबल है, तो बाकी के चैप्टर्स कहाँ पढूं? बाकी के लेक्चर्स के लिए अरिवहन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो ना, वहाँ पर लेक्चर्स भी मिलेंगे और हर चैप्टर की प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी। तो फिर मेरे डाउट्स का क्या? डाउट्स के लिए आस्क बटन है ना, आस्क बटन का यूज करके अपने सारे डाउट्स पूछ लो, इंस्टेंट सॉल्यूशन पाओ कहीं भी कभी भी। तो आप भी अभी डाउनलोड करिए अरिवहन एप्लीकेशन।